गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को अभी तक जो मैंने चैप्टर्स कृषि विज्ञान में एक्सप्लेन किए हैं उनको थोड़ा सा आप रिवाइज कर लें। थोड़ा सा चैप्टर थोड़ा सा और बड़ा है, उसमें थोड़े से टॉपिक्स और हैं, तो इसमें थोड़ा सा टाइम और लगेगा, एक आध लेक्चर का टाइमिंग और लगेगा। आप लोग इसके नोट्स प्रिपेयर करते जाएं। बेसिकली जो भी उपकरण है उसका डायग्राम और डेफिनेशन कम से कम आपका 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो घनत्व है, आपेक्षिक घनत्व है, इनमें अंतर है, ये 2-2 नंबर के क्वेश्चंस के हिसाब से आपको प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है, आपको जो मैंने टॉपिक पढ़ाया था कल क्लास में, उसमें एक साइफन जो मैंने एक्सप्लेन किया था उसे मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। साइफन को शॉर्ट में समझा रहा हूँ। साइफन एक ऐसा उपकरण है जो ऊंचे स्तर पर रखे हुए जो भी पात्र है उसमें से निचले स्तर पर रखे हुए पात्र में जल को लाने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। सपोज कि ए है और ये बी है, इन दोनों इसमें से ए पात्र में हमारा द्रव भरा हुआ है, ठीक है। इस द्रव को जब हमें निचले स्तर पर लाना होगा तो हम एक मुड़ी हुई छड़ का उपयोग करते हैं। जो मुड़ी हुई छड़ कुछ इस तरीके से हमारे पात्र में जुड़ी रहती है। इसको जोड़ने के लिए क्या करते हैं कि मुड़ी हुई छड़ को पहले लेते हैं, उसमें द्रव को भरते हैं और एक अंगूठे से दबाकर इस पात्र में छोड़ देते हैं। लेकिन कब छोड़ेंगे? जब तक इसका ये सिरा इस पात्र में ना डूब जाए। उसे डुबाने के बाद जब इसे स्टार्ट करते हैं तो ये इस तरीके से आपको इसे सीधा बनाना है ताकि समझ में आ सके कि ये एक निचला स्तर और एक ऊपर का स्तर है। इसमें जो सी और डी पॉइंट होते हैं, दोनों पॉइंट के बीच में निर्वात बनता है, जिसके कारण निर्वात कैसे बनेगा कि जब यहाँ से पानी चले जाएगा इसके अंदर या द्रव यहाँ आ जाएगा तो इस द्रव की जगह पर दूसरा द्रव लेने के लिए कहाँ से आएगा? इस जगह से। तो इस तरीके से यहाँ से जो द्रव खींचेगा तो कहाँ से आएगा? इससे। इस तरीके से एक पात्र से दूसरे पात्र में द्रव को भेजा जाता है। इसे साइफन उपकरण कहते हैं, ठीक है। ये आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका था। अब इसमें दुग्ध मापी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कल छूट गया था एक पॉइंट। दुग्ध मापी किसे कहते हैं, ठीक। ये सिर्फ नॉर्मल थ्योरी है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। लिखा हुआ है कि अलग अलग उद्देश्य से अलग अलग तरह के द्रवमापी बनाए जाते हैं और उनका नामकरण भी उसी के हिसाब से करते हैं। और इसमें लिखा हुआ है कि दुग्ध का आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए बनाए गए द्रवमापी को दुग्धमापी कहते हैं। एक ऐसा यंत्र, हम अधिकतर अभी जो आप पढ़ रहे थे सारे यंत्र क्या है? आपेक्षिक घनत्व नापने के लिए। द्रव का, किसी भी द्रव का आपेक्षिक घनत्व अगर आपको मापना है तो आपको इसका उपयोग करना है। लेकिन उसमें से जो दूध को मापने के लिए यंत्र उपयोग होता है उसे हम क्या कहेंगे? दुग्धमापी, ठीक है। अब उसके बारे में आगे लिखा है कि इसमें एक स्केल होती है जिसमें पानी और दूध को अलग अलग मात्राओं में मिलाते हैं और दुग्धमापी को उसमें डुबो दिया जाता है, ठीक है। अलग अलग मात्रा होती है, मतलब आपके दूध और पानी जो एक साथ भरे हुए बर्तन में उनमें मिश्रण है तो उसके अंदर हम इस यंत्र को डुबा देते हैं, ठीक। लिखा हुआ स्केल पर एक एग्जाम्पल दिया, जैसे स्केल पर 1/2 के संगत बने चिन्ह तक डूबता है तो दिए गए मिश्रण में दूध और पानी बराबर मात्रा में है। स्केल पर ऐसे मार्किंग बने हुए हैं, 1, आधा, 3/4, 2, ठीक है। इस तरह के जो मार्क हैं उस मार्क से हमें क्या पता चलेगा कि उसमें दूध और पानी की मात्रा कितनी है। जैसे यहाँ 1/2 का एग्जाम्पल लिया है तो उसका मतलब ये है कि आधा दूध है और आधा पानी है। जब हम उसको डुबाते हैं तो पता लगाते हैं, ठीक है। आपने सभी ने देख रखा है इस यंत्र को। जब हम उसे उस मात्रा में मिलाते हैं जहां दूध कम है पानी ज्यादा है, या दूध ज्यादा है पानी कम है, तो 3/4 हिस्सा बताता है। इसका मतलब क्या होगा कि पानी 3 भाग और दूध 4 भाग, इस तरीके से उसमें मात्रा मिलाई गई है। तो पानी के 3 अंश होते हैं और दूध के 4 अंश होते हैं। इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं, दुग्धमापी पता लगा सकता है कि पानी और जो दूध है उसकी मात्रा का आपेक्षिक घनत्व कितना है, दोनों के घनत्व में क्या अंतर है, उसे हम यहाँ निकाल पाते हैं, ठीक है। इस तरीके से दुग्धमापी आपका छोटा सा टॉपिक है, इसे आपको 2 नंबर में लिखना है। अब इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है प्लवन के नियम और शर्तें। प्लवन क्या है? बेसिकली प्लवन जो है वो तैरने की क्रिया जो होती है, हम जो तैरते हैं ना, उसके लिए कुछ नियम और शर्तें बताई गई है, उसे हम प्लवन का नियम कहते हैं।
क्या होता है इसमें, जब कोई वस्तु किसी द्रव में तैरती है तथा उसका भार उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर हो जाता है तो इस नियम को प्लवन का नियम कहते हैं। पानी में आप तैरते हैं, जैसे आप छलांग लगाते हैं तो आप हाथ पैर मारना शुरू करते हैं, उसका कारण कि आप पानी को हटाने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि कोई भी वस्तु पानी में जैसे ही छोड़ी जाती है तो क्या होती है, डूबने लगती है। जब वो डूबने लगती है तो उसके द्वारा हटाया गया जल, उसने जितना पानी हटाया वो उसके भार के, उसके वजन के अगर बराबर हो गया तो वो तैरना शुरू कर देता है, अगर वो कम रहा तो डूब जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जब भी हम तैरने के लिए कूदते हैं तो हम भी यही करते हैं कि जब हम पानी को हटाने लगते हैं तो हमारे वजन के बराबर अगर पानी हम हटा पाए तो हम क्या कर लेते हैं, हम तैरना शुरू कर देते हैं, अदरवाइज डूबने लगते हैं। अब वही चीज यहाँ पर अलग अलग नियम के साथ समझाई गई है कि इस पर दो बल कार्य करते हैं। पहला, वस्तु का भार W1 नीचे की तरफ काम करता है और द्रव का उत्प्रेक्ष W2 ऊपर की तरफ। मतलब जब हम किसी वस्तु को पानी में तैरने के लिए छोड़ते हैं तो अगर वो वस्तु इसमें है तो एक भार तो नीचे की तरफ काम करता है और एक भार ऊपर की तरफ। ठीक है, मान लीजिए कि आपकी ये वस्तु पूरी तरीके से न डूबकर आधी डूबी हुई है तो इसमें W1 नीचे की तरफ काम कर रहा है और W2 ऊपर की तरफ काम कर रहा है। अब इसमें होता क्या है कि कौन सी वस्तु डूब जाएगी, कौन सी वस्तु तैरेगी। आपकी बुक में बहुत सारी थ्योरी है, मैं नॉर्मल एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसे समझ लें कि जब W2 कम हो जाएगा और W1 ज्यादा हो जाएगा, नीचे की तरफ वजन ज्यादा, ऊपर की तरफ वजन कम है, तो जितना पानी इसने हटाया उसके बराबर होना चाहिए। मान लो कि इसने जो पानी हटाया है उस पानी की मात्रा को हम इस बुक में क्या दिया हुआ है, ठोस का भार ठोस द्वारा हटाया गया द्रव का भार V2D2G ऐसा नाम दिया हुआ है। ठीक है, बेसिकली आप तो ये ध्यान रखें कि W1 और W2, तो W1 जब बड़ा होगा W2 से तो वस्तु द्रव में डूब जाएगी। समझ में आया? मैंने इसको उल्टा लिख दिया, बुक में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, W1 अगर बड़ा है W2 ऐसे भी देख सकते हो। वजन ज्यादा है, नीचे की तरफ खींच लेगा तो वस्तु क्या होगी, डूब गई। तो पहली कंडीशन हो गई W1 बड़ा है W2 से। दूसरा देखते हैं, अगर W2 बड़ा है W1 से, अब कौन सा, W2 बड़ा है W1 से, तो क्या होगा कि इस स्थिति में वस्तु ऊपर की तरफ वजन लगता है तो वो ऊपर की तरफ आने लगती है। तो ये क्या होगा, कुछ इस तरीके से दिखाई देने लगेगा। ये वाली जो कंडीशन है इसमें W2 बड़ा है W1 नीचे है, ये वाली कौन सी होगी जो नीचे आ गया, ये वाली है कि W1 ज्यादा था और W2 कम था। जब ये W2 ज्यादा हो जाएगा तो ये ऊपर आकर डोलने लगती है, ऊपर हिलने लगती है। ठीक है, और तीसरी कंडीशन है कि जब W1 और W2 दोनों बराबर हैं तो इस स्थिति में क्या होगा, उसका आपेक्षिक घनत्व, वस्तु का घनत्व और द्रव का घनत्व बराबर हो जाएंगे तो सतह के नीचे तैरती रहेगी। मतलब कुछ इस तरीके से, जितना वजन उसने, जितना पानी हटाया उतना ही उसका वजन है तो ये इसके तल पर तैरती हुई रहेगी। फिर से डिफरेंस देते हैं, अगर W1 ज्यादा है नीचे डूब जाएगी, बात ही खत्म। दूसरा, W1 अगर W2 के बराबर हो गया, मतलब ना तो नीचे जाएगी ना ऊपर जाएगी, कहाँ रहेगी, इस तल पर तैरती रहेगी। ठीक है, यहां कंडीशन होती है कि हटाए गए द्रव का भार वस्तु के भार के बराबर होता है। ठीक, और तीसरा है W1 अगर बहुत कम है W2 बहुत ज्यादा है तो ये आधी ऊपर की तरफ उछल जाती है, ऊपर की तरफ ज्यादा ऊपर आ जाती है और तैरने लगती है। ठीक है, डोलने लगती है पानी में। इस तरीके से तीन नियम यहाँ पर काम करते हैं। अब इसी के हिसाब से प्लवन के कुछ उदाहरण दे के रखे हुए हैं आपके चैप्टर में। जैसे पहला है बर्फ का तैरना, बर्फ कैसे तैरता है। दूसरा, लोहे का बना जहाज समुद्र में तैरना। तीसरा, जीवन रक्षक पेटियां, मनुष्य का जल में तैरना। ये 4 पॉइंट आपके यहाँ पर समझाए हुए हैं। पहला क्या है, बर्फ का जल में तैरना। कैसे होगा आप लोग लगभग समझ चुके होंगे, एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ का घनत्व होता है 0.92 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व लगभग 1 ग्राम सेंटीमीटर होता है।
बर्फ का घनत्व और जल का घनत्व दोनों में अंतर है। जल और बर्फ की अगर बात करें तो यहाँ पर जल का घनत्व है 0.9 और 1 ग्राम प्रति मीटर क्यूब के लगभग जल का होगा। तो बर्फ और जल में क्या अंतर हो गया कि बर्फ का वजन कम हो गया और जल का ज्यादा हो गया। तो जब हम जल के अंदर बर्फ को डालेंगे तो बर्फ कैसी रहेगी, ऊपर तैरने लगती है। तो इसी कारण बर्फ का तैरना संभव है। ठीक है, इसमें एक चीज और है, बुक में दे भी रखी कि जल में तैरते समय बर्फ का लगभग 11/12 भाग जल में डूबा रहता है। मतलब टोटल एक पॉइंट जो होता है 1%, 12 भाग थे, 12 में से कितना 11 भाग जो है वो जमीन वो जल के अंदर रहेगा और बाकी 1 भाग रहेगा। तो 11 भाग जो है वो तैरते रहेंगे 12 में से, जल इतना भाग तैरता है और 11/12 भाग जल में डूबा रहता है और 1/12 भाग ऊपर तैरते रहता है। इसीलिए हम बर्फ को जैसे ही डालते हैं तो पानी बाहर कर देता है और वो जगह घेर देता है। जितना पानी हटाया उसके बराबर उस बर्फ का वजन होगा। ठीक है, अब दूसरा जो था लोहे का जहाज कैसे बनाते हैं इसको, तो इसको एक बनावट होती है। लोहे की वस्तु तो डूब जानी चाहिए लेकिन उसे बनाया इस तरीके से जाता है कि वो उस समुद्र में ना डूबे। क्या किया जाता है कि जहाज के अंदर खोखली जगह रख दी जाती है जहां से वो प्रवेश करता है तो तिकोना होता है इस तरीके से आगे से और अंदर से खोखला होता है। ये क्या करेगा, जैसे ही समुद्र में उतरने लगता है तो वहां के पानी को हटाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो हटाए गए द्रव का भार वस्तु के भार के बराबर हो गया तो वो क्या करेगा, तैरना शुरू कर देगा। इसीलिए आपने अगर जहाज को देखा होगा तो लगभग जितना भाग ऊपर होता है उतना ही भाग उसका नीचे भी डूबा हुआ रहता है। ठीक है, ये जितना भाग ऊपर है उतना ही भाग नीचे की तरफ भी डूबा हुआ रहता है और वो इतना पानी हटा देता है, इतनी जगह बना लेता है कि उसके वजन के बराबर हो जाए। तो हमेशा ध्यान रखना कि ये किस चीज पर काम करता है, इसको बोलते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, उस सिद्धांत के अनुसार ये था कि जितने द्रव को हटा दिया उसके बराबर अगर वजन है आपके वस्तु का तो वो तैरने लगती है। तो वही चीज यहाँ पर भी है कि वस्तु के तैरने में ये काम आती है। फिर है जीवन रक्षक पेटियां। क्या होंगी जीवन रक्षक पेटियां, स्टीमर और जहाज में जीवन रक्षक पेटियां रखी होती है जो रबर या खोखली ट्यूब की बनी होती है। वो जो रिंग पहनते हैं, क्या होता है कि जैसे ही कोई घटना होती है तो वो व्यक्ति उसे पहनकर समुद्र में कूद जाता है। तो जितनी जगह वो ट्यूब घेरता है, जितने पानी को वो हटा पाता है, उतनी जगह में उस व्यक्ति का वजन उससे बराबर हो जाता है और वो उसके ऊपर तैरने लगता है। इसीलिए जीवन रक्षक पेटियों को इतना चौड़ा बनाया जाता है ताकि आप उसमें आसानी से आ सकें और उसके साथ तैर सकें। अगला है मनुष्य का जल में तैरना। ये मैं भी आपको एक्सप्लेन कर ही चुका हूं कि हम हाथ पैर चलाकर आसपास के पानी को हटाते हैं, इस तरीके से हम उसमें आगे बढ़ पाते हैं। अब नेक्स्ट जो आपके टॉपिक हैं वायुमंडलीय दाब और उसके उपकरण। वायुमंडलीय वायु से रिलेटेड और उसके दाब और उसके उपकरण और उससे यूज होने वाली मशीनें। ये चीजें मैं आपको आपके नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें क्लियर करूंगा। तब तक के लिए इस टॉपिक को आपको नोट करना है किसको, कि प्लवन के नियम के जो उपयोग हैं, बर्फ कैसे तैरती है, मनुष्य कैसे तैरता है, जहाज पानी पर कैसे तैरता है, इन तीनों चारों की डेफिनेशन आपको लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट आपको अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू क्लास।